नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर ईश्वर जी पाटीदार, जीएमसी में शिशु रोग विभाग में पदस्थ हैं। आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। कैसे हैं? आई एम गुड, आप बताएं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज़म पे। यह एक बीमारी है जो आजकल बच्चों में बहुत देखी जा रही है। यस पंकज जी, ऑटिज़म जो होता है यह आजकल काफ़ी देखा जा रहा है। और ऑटिज़म जिसे एक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें व्यक्ति को व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं। जैसे हम आम जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने उसे नाम से बुलाया तो चल के आ गया, उससे पलट के देखा, वो कुछ चाहिए तो वो अपनी डिमांड करके मांग लेगा आपसे, है ना। हाँ। मुझे चॉकलेट चाहिए, या फिर मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे वहाँ जाना है, तो ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना है। तो ये चीज़ें जो होती है ये नॉर्मल बच्चों में होती है, लेकिन ऑटिज़म से जो पीड़ित होते हैं उनमें यह चीज़ नहीं होती है। हालांकि ऑटिज़म को एक बीमारी नहीं कहा जा सकता, यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और जो व्यवहार में जो समस्याएं आती है, दिक्कत आती है, उससे संबंधित है ये जो बच्चे मतलब ये एक बीमारी नहीं है, ये व्यक्तिगत जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन दिखता है बच्चों में, ऐसा कुछ। जी, नॉर्मल नहीं होता है बच्चों को तो व्यवहार। ये माता पिता या घर के किसी सदस्य को कैसे पता चलेगा कि ये कोई ऐसा सिम्टम्स हैं, ऐसा कुछ? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली ऑटिज़म जो है कोविड के बाद, जब कोविड हुआ उसके बाद से उसमें देखा गया है, सर्वे में, दिल्ली में सर्वे हुआ था, एम्स दिल्ली ने किया था। उसमें 54 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज़म जैसे लक्षण मिल रहे हैं। ये सब कोविड के बाद हो रहा है, पहले ऐसी समस्या नहीं थी, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि मतलब हम घर पे किस तरह से पहचानेंगे कि मतलब पेरेंट्स को या माता पिता को कि ऑटिज़म के लक्षण है या कुछ और है, तो जो ऑटिज़म में होता है एक्चुअली जनरली ये पैसे 1-1.5 साल तक डायग्नोस नहीं होता है। जब बच्चा बड़ा होता है और कुछ एक्टिविटी करता है, जैसे कि बच्चा बड़ा होगा 1 साल का तो वो चलना सीखेगा, वो उसकी जो पसंद की चीज़ें वहाँ तक चलने की कोशिश करेगा। हाँ। आप नाम लेंगे तो पलट के आपके पास आएगा, आवाज़ लगाएंगे आप, है ना। वो थोड़ा कुछ खाने पीने की चीज़ों की तरफ इशारा भी करने लग जाता है, बराबर। तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को वो जब हम नॉर्मल एज दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ वीक पॉइंट्स है ना। बच्चे की आवाज़ लगा रहे तो सुन नहीं रहा है, बार बार अपने हाथ घुमा रहा है, एक ही जगह घूमना पसंद है उसको, आपको उसके नाम से बुलाते हैं सुनता नहीं है, वो भूलने की बीमारी, ऐसा कुछ भी होता होगा। हाँ, नहीं, भूलने का असर इसमें जनरली ऐसा नहीं होता है ऑटिज़म में। हाँ, इसमें बच्चे जो होते हैं वो अपनी जो फीलिंग्स होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अच्छा। जैसे कि मैं परेशान हूँ तो मैंने आपको कहा कि मैं परेशान हूँ, मुझे आप छोड़ दीजिए, मतलब मुझे अकेला छोड़ दीजिए, लाइक दिस। तो वो जो स्पेशल बच्चे जो होते हैं लाइक ऑटिज़म वाले, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना। उनमें कोई एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस नहीं होता। एनाटॉमिकल मतलब कि जो शरीर में कोई मतलब जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो हाथ टूट जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या फिर फ्रैक्चर हीलिंग ठीक नहीं हो रहा है, हाँ, पक गया है, इस टाइप की जो कंप्लेंट्स होती है वैसी उनमें नहीं होती। अगर आप सिंपल देखेंगे छोटे बच्चे को तो बिल्कुल नॉर्मली दिखेगा आपको, आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो उसको कुछ ऑटिज़म वगैरह है, कुछ समस्या है। नॉर्मली आपके सामने अगर बैठा है वो तो ऐसा लगेगा नॉर्मल है वो। लेकिन जहाँ उसने कुछ परफॉर्म किया, उसने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की, तो आप उसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि वो एक जगह बैठ नहीं रहा है, उछल कूद कर रहा है, अपनी मस्ती में। उसके पेरेंट्स अगर वहाँ घूम रहे हैं तो वो दूसरी जगह घूम रहा है ना। तो ये जो होता है, ये कनेक्शंस जो होते हैं ना, ये सब उसमें ब्रेक हो जाते हैं। उसका एक अपना ही एक ऑरा होता है बच्चे का। हाँ, मतलब उसको उसी में खेलना है, उसी में कूदना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना या नहीं, यस, बस वो किसी से मतलब नहीं रखना उसको। हाँ, वो अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। वो पढ़ाई वगैरह पे या फिर मेंटली कोई वैसे कंसंट्रेशन या फिर ऐसा कुछ भी प्रभावित होता है बच्चों का माइंड? यस, होता है। एक्चुअली सर क्या होता है ना कि इसमें बच्चा जो होता है सर, उसको है ना स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जनरली हम कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बोले कि सर हम बच्चे का एडमिशन कराना है, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ स्पेशल बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराइए आप पेरेंट्स, कई बार मैं देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म है। एक्चुअली ऑटिज़म को बहुत बड़ा मिथ माना है, मतलब ऐसा माना जाता है कि मतलब बहुत बड़ी समस्या है। समस्या किस टाइप की? वो कुछ जादू टोने वाली? हाँ, यस, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जादू टोने जैसा लगता है उनको कि ये मतलब कुछ हो गया है इसको, तो अब इसको वहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाना है, झाड़ फूँक करवाना है। ठीक है, आपके इमोशंस बिल्कुल सही है, आपका एज ए पेरेंट सोचना बिल्कुल सही है। जो आपका जो
विश्वास है आपका जो उसमें सब चीज़ों में, वो अपनी जगह है ना, लेकिन साथ में आपको एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए उसमें। सर कैसे परामर्श लेंगे या ट्रीटमेंट लेंगे, कहाँ मिल पाएगा या ऐसा कुछ? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सर होता जनरली क्या है कि जैसे आपके बच्चे को और आपने उसको सिम्टम्स ऑब्जर्व किया आपने कि ऐसी दिक्कत है उसको, तो हमें सबसे पहले अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। जहाँ आपका कोई पीडियाट्रिक्स जो डॉक्टर हैं आपका छोटे बच्चों का, आप रेगुलर दिखाते हैं उनको, तो उनसे बात कीजिए। और सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप पहले एक्सेप्ट कीजिए कि अगर कुछ है गड़बड़ है तो जिसे मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से हल निकलता है। बराबर है ना। अगर हम आज किसी वेल एजुकेटेड पर्सन डॉक्टर से बात करेंगे जो इसके बारे में जानता है, तो वो हमारी बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर करेगा। बराबर है ना। तो वहाँ हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अब हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है। तो हम पीडियाट्रिशियन को दिखाएंगे। पीडियाट्रिशियन आपको ऑटिज़म के बारे में समझाएगा, वो चीज़ों को अच्छे से बताएगा कि अब इस दिशा में हमें क्या करना चाहिए। कई बार सुपर स्पेशलिटी केसेस में क्या होता है, देखा गया है कि डॉक्टर एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस होते हैं, वो बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन्स होते हैं उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो हम उसकी सलाह ले सकते हैं रेदर देन फिर डॉक्टर थेरेपी एडवाइस करते हैं। थेरेपी का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये 3 थेरेपी जो होती है, इसमें बच्चे का स्कूल परफॉर्मेंस इन्हेंस करने की ट्रेनिंग कराई जाती है, बच्चे की स्पीच की ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है। बिहेवियरल थेरेपी में बच्चे को मतलब एडीएल एक्टिविटीज़ में कैसे उसको पार्टिसिपेट करना है, कैसे उसको डील करना है, वो सिखाया जाता है। कि बच्चे को अगर वॉशरूम में जाना है तो बच्चे को उसको नहीं पता कि हाउ टू हैंडल दिस, के मतलब वो जब वॉशरूम जाना है वो पैंट में कर देगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है कि हमें उस एक्टिविटी को उसको सिखाना है। अगर वहाँ वॉशरूम है तो वहाँ हमने साइनेज लगा दिए कि आपको अगर एक टाइम बना दिया हमने, अगर 4 बज रही है तो हम 4 बजे उसको रोज़ 40 बार ले जाएंगे और दिखाएंगे कि एरो जो है उस वॉशरूम वहाँ तक जा रहा है। हाँ, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम बांध देंगे तो फिर हम वो बच्चा वो उस टाइम पे आपको इंडिकेट करेगा कि पोटी का टाइम हो गया। हाँ, है ना, या वॉशरूम का टाइम हो गया। ऐसे खुद से डिसीजन नहीं ले पाता है। हाँ, खुद से डिसीजन नहीं ले पाता है शुरू में जब बच्चा छोटा रहता है। एक लर्निंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वर्ड होता है रिहैबिलिटेशन साइंस में, कि आपको बच्चे को बार बार वो चीज़ करवा के उसको सिखाना है कि आपको ये जो चीज़ आ रही है आप उसको कैसे डील करेंगे। बराबर। ठीक है। खाना नहीं आता उसको तो आप उसको खाने की ट्रेनिंग कराएंगे। आप उसको कुछ असिस्टेड डिवाइस आती है कि अगर उसको अगर ग्रिप होल्ड करने में दिक्कत है तो स्पेशल स्पून्स आती हैं, आप उसको पकड़ के उससे खिलाना सिखाएं उसको। हाँ। है ना। अगर उसको बैग स्कूल की प्रिपरेशन करवानी है, प्री स्कूल ट्रेनिंग, तो हम उसको हाउ टू बैग को पैक कैसे करना है, बैग में कौन सी बुक्स रखना है, पेंसिल किस लेवल, सारी चीज़ें मतलब एक एक करके उसको समझाना पड़ेगी, सिखाना पड़ेगी, गाइड करना, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा उसको। एक बार जब वो थोड़ा सीख गया तो फिर उसके लिए ईजी हो जाता है और वो चीज़ें धीरे धीरे करने लगता है। बराबर। हमने एक और शब्द सुना है, वर्चुअल ऑटिज्म। हाँ, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। मतलब ये एक जैसे कि वर्ड से पता चलता है कि वर्चुअल ऑटिज्म मतलब कि ऑटिज्म जो है वो अपने जो ओरिजिनल ऑटिज्म है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसके लक्षण उससे मिलते हैं। अब क्या होता है ना, मतलब कि अगर वर्चुअल ऑटिज्म की अगर माने तो जैसे अब कोविड के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, तो उन्होंने क्या करा, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो उसके बाद बच्चों को हैबिट में आ गया फ़ोन यूज़ करना, फ़ोन ज़्यादा, टैबलेट यूज़ करना, टीवी स्क्रीन यूज़ करना। हाँ। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि जब बच्चे कंटिन्यू अगर वो टाइम स्पेंड करते हैं अपना इन गैजेट्स के ऊपर, तो उनके अंदर ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखना शुरू हुए हैं। लेकिन हम इसको वर्चुअल ऑटिज्म को एक अर्ली इंटरवेंशन, मतलब जल्दी से हम उसका फाइंडिंग्स ले लें हम इसकी, और उसके बाद हम इसको जल्दी से इसका इंटरवेंशन प्लान करें, तो हम इसका जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। अच्छा। ये कोई न्यूरोलॉजिकल टाइप का नहीं होता है, और ना ही मतलब वर्चुअल मतलब कि जैसे ऑटिज्म के जो लक्षण हैं बिल्कुल उससे लक्षण मिलते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ट्रेनिंग करवानी है, उसका स्वीट्स बंद करा दीजिए, उसका स्क्रीन टाइम कम करवाइए, तो उसे धीरे धीरे से जो है ये चीज़ें वापस दब जाती हैं। हाँ, वो वापस से रिकवर हो जाएगा। यस। इवन मैंने तो कई बार देखा है सर कि जो बच्चे जो गैजेट्स यूज़ करते हैं उसके बाद उन बच्चों का है ना जो स्पीच है वो भी डिले हो जाता है। जब बच्चा एक पर्टिकुलर एज में बोलता है वो उस टाइम में नहीं बोलता, फिर वो लेट थोड़ा बोलता है। क्योंकि पहले एक बहुत अच्छा सिस्टम हुआ करता था कि पहले हम लोग है ना ग्रुप
ग्रुप में रहते थे, फैमिली मतलब जो जॉइंट फैमिली में रहा करते थे पहले हम सब लोग, तो उसमें छोटे बच्चे भी रहते थे, बड़े भी रहते थे, है ना। तो बच्चों के सब माइलस्टोन भी अच्छे होते थे। हम ये सब समस्याएं जो अभी देख रहे हैं पहले नहीं देखने को मिलती थी, नहीं मिलती थी पहले। हाँ, अभी सब लोग जॉब में हो गए हैं, सब चाहते हैं कि अच्छा हम वेल सेटल हो जाएं फिर बच्चे प्लान करेंगे, हाँ, है ना। सब ये चाहते हैं। अब जिसके बच्चे हो जाते हैं, अगर बच्चों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते भी हैं तो वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, सब जॉब को लेकर के हाँ, बाहर टाइम नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते हैं, तो बच्चा कहाँ जाता है, वो स्क्रीन पे टीवी मोबाइल में। अब मम्मी कुछ किचन में काम करना है तो मोबाइल पकड़ा के बैठा देगी उसको। बराबर। तो ये सब चीज़ें को हमें थोड़ा, बच्चों को क्या होता है कि 5-7 साल तक तो उसे बिल्कुल बढ़ने देना चाहिए, आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व रखो उसको आप। हाँ, हाँ, जितना हम आउटडोर एक्सप्लोर कराएंगे उनको, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना, उनका अपना अटेंशन बढ़ेगा अपना, है ना, एक सोशल गैदरिंग बढ़ेगी उनकी, कुछ नए वर्ड सीखेंगे वो वहाँ से, हाँ, है ना। तो वो उससे हम वैसे उस चीज़ को हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। बराबर। दूसरा, कई बार मेरे पास एक वर्चुअल ऑटिज्म में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो यूट्यूब की भाषा बोलते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ सर एक और बात पूछूंगा, इस बात से मेरे को याद आया कि अभी अभी कुछ केसेस देखे हमने, सुने हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, बच्चे गेमिंग वगैरह में इतने पागल हो जाते हैं कि कहीं मैंने सुना है कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है, कमरे में बंद होकर के गेमिंग में लगे हुए हैं, मम्मी पापा को बात नहीं मान रहे हैं, किसी ने पापा को मार दिया है, ऐसी ऐसी बातें आई। तो ये क्या सिम्टम्स हैं? ये एक्चुअली है ना, ये एडिक्शन है। एडिक्शन है, हाँ। जैसे ये इसका संबंध इधर कुछ है? नहीं, ये ऑटिज्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके। ये एक तरह का एडिक्शन है, जैसा लोगों को ड्रग का एडिक्शन होता है, हाँ, है ना, लीकर का होता है, वैसे ही बच्चों को गेम्स का बस होता है, हो जाता है। और ये हमारा आजकल के पेरेंट्स में से बताया थोड़ा ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे वो होते हैं, स्पेंड करते हैं बच्चे, तो वो गलत है। वो अगर हम उसको सही समय रहते कम नहीं करते हैं तो फिर आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होते ही हैं। ज़रूरी नहीं कि वो ऑटिज्म ही होगा, आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है तो हाँ, हाँ, वो कुछ और भी और भी ऐसी बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। अगर आपको शुरू में ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हो रही है, बच्चों को ऐसा एडिक्शन जैसा लग रहा है मोबाइल, तो हमें एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा। वो हमें बेटर गाइड कर सकते हैं, हमें काउंसलिंग करानी चाहिए साइकोलॉजिस्ट से, वो हमें गाइड कर सकते हैं कैसे कम करेंगे। बराबर। है ना, जैसे ये ऐसा है कि मतलब अगर आपने एक दिन आपको लगा कि हाँ वो एडिक्शन हो गया इसको, तो अपन इसको नेक्स्ट डे से फ़ोन बंद कर दो इसका। तो अब उसमें क्या होगा ना कि वो बच्चा इरिटेट होगा, हाँ, एग्रेशन होगा उसका, फिर ऐसी कुछ घटनाएं हो जाएगी, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। उसका भी एक डोज की तरह उसको धीरे धीरे ही कम करना पड़ेगा आपको। हाँ, मतलब उसके भी एक फार्मूला होता होगा। यस, उसको भी है ना ग्रेडिंग वाइज ही आपको कम करना पड़ेगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, उसमें बेटर रोल रहता है उनका। अच्छा, ऑटिज्म के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? आमतौर पर इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं होता है। जेनेटिक कारण हो सकता है कि किसी फैमिली में आपको किसी पहले बच्चे को ऑटिज्म रहा हो। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल कारण रह सकता हो, मस्तिष्क का पूर्णतः विकसित ना हो पाना। तीसरा, पर्यावरण के कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान संक्रमण, प्रदूषण या कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव। जब पेरेंट को पता चलता है कि बच्चे को ऐसी कोई बीमारी या ऑटिज्म है, तो उनको क्या करना चाहिए? नाइस। सबसे पहले सर उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। आधा इलाज वहीं से हो जाता है। हम जब बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जगह जगह हम घूमते रहते हैं, हाँ, है ना, तो हम सोचते हैं कि यार ये ना हो कुछ और हो जाए, ये ना हो कुछ और हो, है ना। तो और दूसरा चीज़ है ना, गूगल से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। गूगल कुछ भी बता देगा। गूगल आपको कंफ्यूज करता है। मेरे पास वैसे पेरेंट्स आते हैं, वो मेरे से आने से पहले गूगल करके आते हैं। मैं प्रिपेयर रहता हूँ, पर मुझे पता है कि वो गूगल्स करके आए हैं वो। हाँ। तो उसमें होता है कि सब बच्चे का ऑटिज्म जो है, इसका लेवल हर बच्चे में अलग होता है, और आप उसको एक पर्टिकुलर चीज़ से नॉलेज नहीं ले सकते। आपको मतलब उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, किस किस एरिया में इसका वीकनेस है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, है ना। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो अपने को एक्सेप्ट करने के बाद एक अच्छे पीडियाट्रिशियन या न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की ओपिनियन लेना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग थेरेपी जो गाइड करते हैं वो रिफ़र कर देते हैं थेरेपी के लिए, उनसे मिलना चाहिए, थेरेपी करवाना चाहिए। इसमें कुछ असेसमेंट्स भी होते हैं जो हमें ऑटिज्म की ग्रेडिंग को कर सकते हैं उससे, तो उस पर वो हमें करवाना चाहिए। तो हम ऐसे करके कुछ आगे बढ़ना चाहिए हमको उसमें। कुछ अवधारणाएं, इसकी सच्चाई क्या है? सबसे पहले जो है इसमें एक मिथ देखा गया है कि ऑटिज्म मतलब पेरेंट्स का सबसे बड़ा मिथ रहता है, एक फैमिली का भी रहता है कि ऑटिज्म के बच्चे सीखते नहीं हैं। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा उसको स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ट्रीटमेंट प्लान करेंगे उनके लिए तो वो सीखते हैं। दूसरा मिथ ये होता है कि उनको ख़राब परवरिश के कारण ऑटिज्म होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कारण न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन पेरेंटिंग कारण कभी भी नहीं हो सकते। तीसरा जो है
क्या वैक्सीनेशन से ऑटिज़म होता है? बिल्कुल नहीं, वैक्सीनेशन से ऑटिज़म बिल्कुल नहीं होता है। चौथा जो है, क्या ऑटिस्टिक बच्चे भावनाएं महसूस नहीं कर पाते? ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं भावनाएं महसूस नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ऑटिस्टिक बच्चे भावनाएं तो महसूस करते हैं, लेकिन वह अपनी भावना को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऑटिज़म एक्चुअली ठीक हो सकता है, लेकिन हमें सही एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सही थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके द्वारा ऑटिस्टिक बच्चों का जीवन को बेहतर किया जा सकता है। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं ऑटिज़म को लेकर के कि कहीं पे इन चीज़ों को कैसे देखा जा सकता है, कैसे इसकी पहचान करें, इसका क्या इलाज हो सकता है या क्या इससे बचने के सुझाव भी आपने दिए हैं। अपना इतना कीमती समय लेकर के आपने हमें दिया है और इतनी अच्छी सी जानकारी हमारे ऑडियंस को आपने दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंकज जी, और इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, उसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।